वेलकम बैक। आज हम आपकी सेहत के हवाले से मुख्तलिफ ज़ावियों से बात करेंगे और जिस तरह मैंने ब्रेक से पहले बताया कि नई नई मशीनें, नई नई चीज़ें आ गई हैं, अप्लाइंसेस नए नए आ गए जिसने आपकी ज़िंदगी को आसान कर दिया और उसमें एयर फ्रायर जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट है। और अब रमज़ान की आमद है, एयर फ्रायर लोग ख़रीद भी चुके हैं, ख़रीद भी रहे हैं और कहते हैं कि उसके बाद जो है उसमें जब हम चीज़ें पका के खाएंगे तो हमारे लिए हेल्दी होगा, हम वेट लॉस कर लेंगे। सो एक तो इस कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे और इसके साथ साथ क्योंकि डॉक्टर अरीज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, आज हम कुछ एस्थेटिक्स पे बात करेंगे, बॉडी कॉन्टोरिंग पे बात करेंगे। तो उसके लिए डॉक्टर अरीज हारून हमारे साथ मौजूद हैं, डाइट कंसल्टेंट है, एस्थेटिक फिजिशियन है। अस्सलाम वालेकुम अरीज, कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? और ये जो बात हमने की है, क्योंकि एयर फ्रायर के हवाले से हम बात करेंगे और हमारे साथ डॉक्टर सहर चावला इस वक्त मौजूद हैं और क्योंकि डॉक्टर सहर के पास कुछ महदूद वक्त है तो हम उन्हीं से बात शुरू करते हैं और एयर फ्रायर के जो फवायद हैं वो उनकी ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सहर। वालेकुम अस्सलाम नुसरत, कैसी हैं आप? सो गुड टू सी यू। जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ एंड गुड टू सी यू टू, और उम्मीद है कि आप भी ठीक ठाक होंगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, गुड टॉपिक, बहुत अच्छा। So without wasting any time, thank you for honoring the restriction of time that I have. हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। Basically the thing is that फ्राइंग यानी नाम फ्राइंग, हमने यानी जान छुपाने की कोशिश की फ्राइंग से। फ्राइंग इज कंसिडर्ड वेरी evil in nutritional practice की रीजन आपके पास ये है कि when you fry cooking oils, even those who have the highest smoke point every time they cook them, होता क्या है कि जो फैटी एसिड्स मौजूद होती हैं वेजिटेबल के अंदर उसकी एक वर्जन प्रोड्यूस होती है, डैमेज उसकी एक म्यूटेटेड वर्जन प्रोड्यूस होती है जो कि बॉडी में जाके डैमेज होती है। कैलोरी कंटेंट तो आपके पास इंक्रीज, डिफरेंट कैंसर अच्छा डॉक्टर साहब, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लेकिन आपकी आवाज़ ना बीच में काफ़ी बार ग्लिच कर जाती है तो हमें आपका मैसेज पूरी तरह पहुंच नहीं रहा है, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए। दोबारा हम आपसे कनेक्ट करते हैं क्योंकि आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है और मैं नहीं चाहती कि लोगों को पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन ना पहुंचे। आपको वैसे डॉक्टर रीच कैसा लगता है एयर फ्रायर का कॉन्सेप्ट? एयर फ्रायर जो भी मशीन्स होती हैं ना, वो उनके फ़ायदे भी होते हैं, प्रोज एंड कॉन्स दोनों होते हैं। तो आप जब एयर फ्राई यूज़ करते हैं तो हम अगर गुड पॉइंट्स देखें तो वो यही बात है कि उसमें ऑयल का कंटेंट कम होता है तो ऑटोमेटिकली कैलोरी कंटेंट कम हो जाता है। आप उसमें जो है वो सारी चीज़ें बना सकते हैं, चाहे वो नगेट्स हों, फ्राइज़ हों, आप कोई चीज़ रोल्स बनाना चाह रहे हैं, समोसे बनाना चाह रहे हैं, सब चीज़ें बनाते हैं, कैलोरी कंटेंट कम हो जाता है। बट उसमें क्योंकि एयर जो बनाई जाती है उसमें हीट बहुत प्रोड्यूस करती है, टेम्परेचर इज़ वेरी हाई कंपेयर टू, क्योंकि हम लोग जब स्टोव पे जब बना रहे होते हैं, जब हम फ्राई कर रहे होते हैं तो इट्स इन आवर कंट्रोल और हम उसको कम ज़्यादा करते हैं, हमें नज़र आ रहा होता है, हम निकाल लेते हैं जब हमें लगता है सही होता है। एयर फ्रायर में ये नहीं है। जब टेम्परेचर्स मोर देन 330 जाते हैं तो जो जितने भी कार्सिनोजेंस होते हैं, यानी कि जो वो केमिकल्स जो हमारी बॉडी में जाके कैंसर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, रिस्क पे डाल सकते हैं, वो ज़्यादा बनने का चांस होता है। तो ये इसका नुकसान भी होता है। और वो क्या होता है, वो यही होता है कि जो आपकी फूड प्रोडक्ट है और उसके ऊपर हमने कोई बैटर लगाया हुआ है, या वो जब उसकी प्रोटीन्स ब्रेक डाउन करती हैं, वो उसके शुगर्स के साथ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो वही जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो बॉडी में जाके टॉक्सिन्स की तरह काम करते हैं। ठीक है। और आज जो है, आप वैसे तो हमेशा डाइट के बारे में बताती रही हैं डॉक्टर रीज, और कि कौन सी डाइट करनी चाहिए, और आपकी काफ़ी सक्सेस स्टोरीज भी हैं। एक तो आप खुद ही हैं, वो वाली तस्वीर तो मैं कहती हूँ कि वाकई खुद से आपने स्टार्ट किया, और उसके अलावा बहुत सारे लोगों का आपने वेट लॉस में, उनकी जर्नी में आप साथ रही, मुझे भी हमेशा मशवरे देती रहती हैं कुछ ना कुछ। सो अब जो है उसके साथ साथ आपके और भी प्रोसीजर्स आ गए हैं, तो आज आप उनके बारे में भी हमें बताएंगी। प्रोसीजर्स आ गए हैं और बहुत अच्छे प्रोसीजर्स हैं, और मैं सारे प्रोसीजर्स करके जो सबसे बेस्ट होता है ना, मैं हमेशा पेशेंट को वो एडवाइस करती हूँ। उसका वजह ये एक होती है कि आपको जितना पेशेंट रिजल्ट देगा ना, वो उतना ही आपको रिकमेंड भी किसी को करेगा और वो आपको दुआएं भी उतनी देगा कि आपने उसका काम अच्छा आसान कर दिया। मैं प्रोसीजर तो आपसे कुछ देर बाद पूछूंगी और समझूंगी, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि जब भी प्रोसीजर का वर्ड आता है ना, या हम इस तरह की बातें करते हैं, तो लोगों के जहन में ये आता है कि ये बेकार होगा, या इसका फायदा नहीं होगा, या फायदा होगा तो वो टेम्पररी होगा और दोबारा से मैं वैसा ही हो जाऊंगा। सबसे कॉमन कि इसका साइड इफेक्ट क्या है? हाँ, साइड इफेक्ट होगा, इसके हार्मफुल इफेक्ट्स बताएं, वो बड़े होते हैं। अच्छा देखो, प्रोसीजर्स एक तो इन्वेसिव होते हैं जो सर्जरिकल आ जाते हैं, जिसमें लाइपोसक्शन है या लोग कराते हैं, जो लोगों को पता है कि बड़े बड़े प्रोसीजर्स है, गैस्ट्रिक बाईपास करा लिया। जो ये हम लोग प्रोसीजर्स करते हैं एस्थेटिक्स में, या ये तो नॉन इन्वेजिव होते हैं, यानी कि इसमें हम कोई चीज़ बॉडी में कट नहीं आ रहा, कुछ नहीं, या फिर मिनिमली इन्वेजिव जैसे इंजेक्शंस या ड्रिप्स हो गई। ठीक है। ठीक है। और बात वही आती है कि जब आप कोई भी प्रोसीजर करते हैं ना, तो
के साइड इफ़ेक्ट्स इंसान को पता चलते हैं आफ्टर ए डिकेड, वो जो ज़्यादा बड़े वाले होते हैं। और अब ये प्रोसीजर्स इतने हो गए हैं सारे कि इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी हमें पता है, इनके हमें पता है कि कहाँ पे यूज़ करना है, कहाँ पे आप यूज़ करेंगे तो उसके क्या रिस्क फैक्टर्स होंगे। और अगर आप प्रॉपर किसी डॉक्टर से कराते हैं ना, तो वो हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखता है। हर पेशेंट के लिए नहीं होता, कुछ कार्डिक पेशेंट्स होते हैं, हम उनको एडवाइज़ नहीं करते। किसी को ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, तो उनको हम देख के करते हैं। कोई स्किन के इशूज़ हैं, किसी की स्किन में एक्जिमा है, सिरोसिस है, तो हम उनको एडवाइज़ नहीं करते। तो वो आप सारी चीज़ें देख के करते हो, आप प्रॉपर तरीके से, ऐसे नहीं कि जो भी आया पकड़ो लेटो प्रोसीजर कर दिया। साथ मैं हर पेशेंट को ये कहती हूँ कि जब भी आप कोई भी प्रोसीजर कराते हैं, कुछ भी कराते हैं, आपने डाइट फिर भी कंट्रोल करनी है। एंड ऑफ द डे आपकी जो डाइट है वो कहीं नहीं जा रही, तो जितनी आप हेल्दी रखेंगे आप उतना लॉन्ग टर्म फ़ायदा उठाएंगे उस चीज़ का। सही, तो ये आपके लिए अच्छा। और इसमें ये भी है कि जिस तरह हम ये बॉडी कॉन्टोर की बात करते हैं, तो उसमें मदर्स जो हैं या वो ख़वातीन जिनके मतवातर औलाद हुई है, ज़ाहिर है उसका एक इम्पैक्ट आपको रह जाता है। एंड लोग कहते हैं अब क्या करना। मैं कभी कहती हूँ कि भाई आपको खुद तो अच्छा फील हो रहा होता है ना, दैट यू आर फिट, यू फील गुड, यू आर नॉट फिट, तो आप वो फील करते हैं कि मेरी स्किन चेंज हो गई या मैं चेंज हो गई, तो उनके लिए भी ये फायदेमंद, क्योंकि लूज स्किन जैसे हो जाती है। बिल्कुल नुसरत, आप जैसे ये कह रहे हो, क्योंकि मेरे पास मेजॉरिटी जो आती है ना वो मेरी फीमेल पेशेंट्स होते हैं, और उसमें मदर्स का बहुत बड़े वो होते हैं जो उस स्टेज पे आती हैं जब बच्चे 10-11 साल के हो गए, तो उनको ख्याल आता है अब हमें अपना ख्याल रखना है, क्योंकि वो पहला तो टाइम सारा गुजर गया ना बच्चों के साथ। तो वो स्किन लूज भी हो चुकी होती है, स्पेशली लोअर एब्डोमेन जो हम कहते हैं, पेट नीचे से लटक जाता है खवातीन का ना, वो उसके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। टाइट भी करता है और आपके इंचेस भी जाते हैं, क्योंकि एक तो आपकी स्किन टाइट भी हो रही है, इंचेस भी जा रहे हैं। दूसरा क्योंकि इसमें बॉडी कंटूरिंग के प्रोसीजर्स में हम फेस के भी करते हैं, किसी चिन एरिया का है, तो उससे होता है कि स्किन अच्छी भी हो जाती है, थोड़ी एक फ्रेश लुक भी आती है, और आपकी जॉ लाइन भी अच्छी हो जाती है। जॉ लाइन भी अच्छी हो जाती है। सही, आपको तो वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कभी आपको क्रेविंग होती है कि कुछ मैं यूज़ करूँ? नहीं, उसके लिए देखो प्रोटोकॉल्स हैं कि आपका जब स्पेशली जब हम लोग कहीं भी कैविटेशन या हाइफू या आप जो फैट फ्रीजिंग के आजकल आए हुए हैं, उसमें आपकी फैट की एक लेयर होनी चाहिए, क्योंकि आपका सबक्यूटेनियस वो तो नजर आ नहीं रही है कहीं। क्योंकि सबक्यूटेनियस फैट होगा ना तो वो फैट को हिट करेगा। अगर फैट की लेयर नहीं है तो वो ऑर्गन्स तक भी जा सकता है, क्योंकि उन्होंने तो फ्रीक्वेंसी एक फिट की वो सेट की होती है ना, तो आपने फैट की लेयर होनी चाहिए जिसको वो हिट करे। ठीक है, सो विद दैट एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, डॉक्टर साहिबा से इन प्रोसीजर्स के बारे में पूछ भी सकते हैं। वी विल सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। हमारे साथ डॉक्टर अरीज हारून मौजूद हैं, हमारे साथ डॉक्टर सहर चावला मौजूद हैं, और एयर फ्रायर के हवाले से हम उनसे बात कर रहे थे, वहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी डॉक्टर सहर, ओवर टू यू। जी बिल्कुल। अब बात बेसिकली मैं एक करूंगी एयर फ्रायर के हवाले से। हमारे पास दो कंसर्न्स है लोगों के जो रेज होते हैं, एक कि हम वेट पुट ऑन नहीं करेंगे, कैलोरी कंटेंट कम है, और दूसरा जिस वजह से हम फ्राइंग मेथड को अवॉइड करते हैं वो हम दो चीजों की वजह से अवॉइड करते हैं। एक हम अवॉइड करते हैं ट्रांस फैट्स की वजह से, जो हमारे पास कुकिंग ऑयल में तब बनते हैं जब फैट का स्ट्रक्चर म्यूटेट होता है, जरूरत से ज्यादा गलत ऑक्सीडाइज होता है, डैमेज होता है, और ट्रांस फैट को हजम करने के लिए बॉडी में एंजाइम नहीं होते। दूसरा जिस चीज की वजह से हम अवॉइड करते हैं, मशहूर जमाना कार्सिनोजेनिक कंपाउंड, कैंसर कॉजिंग कंपाउंड, जो कि ऑटोइम्यून डिजीजेस, खवातीन में हार्मोन्स के प्रॉब्लम की जड़ आपके पास बहुत सारी जेनेटिक कॉजेज की जड़ वो है एक्रिलामाइड। ठीक है। आपके पास एयर फ्रायर में होता क्या है, स्पेस इतनी कम होती है, सरफेस एरिया इतना कम होता है, तो लिक्विड तो यूज नहीं होता फ्राइंग के लिए, आपके पास सर्कुलेशन यूज होती है और बहुत हाई स्पीड पे यूज होती है। अब आप कहेंगे कि अवन में भी तो हॉट एयर यूज होती है, अवन में आपके पास सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है। अब एयर फ्रायर में जो आपके पास सरफेस एरिया स्पेस कम होती है, सर्कुलेशन की वजह से जो सरफेस पे अपीयरेंस आती है ना फूड के, जो क्रंची सी, वो जो उसको ड्राई कर देता है, इससे उसको लगता है कि वो देख के जो है ऐसे तला हुआ है। लेकिन उस सर्कुलेशन की वजह से आपके पास बहुत सारे ऑथेंटिक रिसर्च आर्टिकल्स है, हवा में बातें मैं करती नहीं हूँ कभी, बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स ने ये बातें प्रूव की हैं कि उसका जो ट्रांस फैट कंटेंट है, उसका जो एक्रिलामाइड कंटेंट है, वो आपके पास ज्यादा होता है इवन के एज कंपेयर टू दूसरा फ्राइड फूड, स्पेशली if you air fry the food for more than 14 to 15 minutes at a temperature above 220 और 230, और एयर फ्रायर में आपको नॉर्मली टाइम ज्यादा लगता है। तो अगर तो आपका कंसर्न कैलोरीज पे, तो आई रियली टॉक अबाउट कैलोरी थ्योरी इज ऑल अ स्कैम, ठीक है। तो अच्छा, कैलोरी थ्योरी इज अ स्कैम, इस पर इंशाल्लाह फिर कभी बात करेंगे, बिल्कुल, ऑन एंड ऑन दिस।
ठीक। if you might not put on weight if you are using air fryer, क्योंकि बाकी कैलोरीज उसमें कम होती हैं, कैलोरीज उसमें आपके पास, but if you are concerned about your biomedical health, if you are concerned about the inflammation status of your body, if you are concerned about the hormonal status of your body, if you are concerned about the genetic status of your body, air fryer is most probably of no good use. एक चीज जिस पर रिसर्च, देखिए आपको कभी भी किसी चीज पे ना हतमी नॉलेज नहीं मिलता जब तक कि दुनिया कायम है, आपको हतमी नॉलेज किसी चीज पे नहीं मिलना। रिसर्च इज ऑनगोइंग एंड ऑनगोइंग एंड ऑनगोइंग। ऑनगोइंग रिसर्च इतनी कंट्रोवर्शियल है इसको लेकर, दैट टू रिलाई ऑन इट कि हमारी बॉडी में कोई चेंज नहीं करेगा, जो कि चेंज हमारे पास फ्राइंग करता है, दैट इज जस्ट नॉट रिकमेंडेड। इसी वजह से मैं अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ, जो वो कहते हैं ना बारबेक्यू खाते हैं, इट इज वेरी हेल्दी, बारबेक्यू इज जस्ट नॉट हेल्दी एट ऑल। आपके पास जो बारबेक्यू है उसमें भी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, कैंसर कॉजिंग कंपाउंड्स, नाइट्रोसामीन्स पे बहुत बात तो फिर इंसान क्या खाए? वाकई इसमें तो अलग सेशन की जरूरत है। क्या इसमें आपको नॉलेज की जरूरत है। हाँ। इंसान बेक खाना खाए, इंसान जो है वो भुना हुआ खाना खाए। गोश्त को खाने का बेहतरीन तरीका ये है कि उसको भूना जाए, लेकिन हम लोगों ने ये मेथड छोड़ दी है। गोश्त उतना ही अच्छा तैयार होता है जितनी देर आप उसको पकाते हैं। गोश्त बनाते हैं एक चीज का ख्याल रखते हैं, मॉइस्चर, टाइम एंड पार्ट्स। आप मॉइस्चर बहुत ज्यादा यूज करते हैं, आप गोश्त को लगाते हैं, टाइम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, और पार्ट्स, आप गोश्त का बात खैर कहीं से कहीं निकल रही है, हर पार्ट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। गोश्त पकाने का तरीका ये है। बारबेक्यू, जिस तरह आपके पास बारबेक्यू आपका वजन नहीं बढ़ाता, लेकिन उसमें कैंसर कॉजिंग कंपाउंड ज्यादा होते हैं, नाइट्रोसामीन्स पे बहुत बात हो सकती है, नाइट्रोसामीन्स उसमें बहुत ज्यादा होते हैं, उसी तरह इसमें भी आपके पास मोस्ट प्रोबेबली ट्रांस फैट्स और एक्रिलामाइड जाते हैं। तो बात सिर्फ वेट लॉस करने के लिए नहीं है, ये जो मतलब बात इज डीपर देन दैट। और मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ, मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर स्टक इन दिस वेट लॉस जर्नी, जब तक आपकी बॉडी का बायोमेडिकल इक्विलिब्रियम नहीं होगा आप वेट लॉस नहीं कर सकते। आपको क्या पता वो बायोमेडिकल इक्विलिब्रियम किस वजह से है। आधी से ज्यादा नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, इवन अल्जाइमर्स, कैंसर, उसकी जड़ क्या है? इन्फ्लेमेशन। ओबेसिटी इटसेल्फ इज एन इन्फ्लेमेशन। ओबेसिटी क्या है? मोटापा एक इन्फ्लेमेटरी स्टेट है बॉडी की, जो आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है। एक्चुअली बहुत से लोग मुतासिर होते हैं जब आप सोशल मीडिया पे ट्रांसफॉर्मेशंस देखते हैं। एक शख्स ने ये इतना था, अब इतना वेट कर लिया, और वो पूरे पेजेस हैं जिसमें सक्सेस स्टोरीज लगी हुई होती हैं, तो हर दूसरा शख्स ये सोचता है बहुत अच्छी बात हाँ कि मुझे भी शायद यही तरीका कार फॉलो करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर इंसान की बॉडी डिफरेंट है ना। हर इंसान, हमने मेरे ख्याल से नुसरत पहले भी एक बार बात की थी, हर इंसान दही खा के कैसे ठीक रह सकता है, हर इंसान छाछ पी के कैसे ठीक रह सकता है। किसी की बॉडी को सूट करता है, किसी की बॉडी को सूट नहीं करता। और ये कैसे पता लगता है बॉडी को सूट करता, सूट नहीं करता? जब आपको बॉडी की बायोकेमिस्ट्री की इची बिची पता हो। अगर आपको नहीं पता, यू कैन नॉट जज अ पर्सन बायोमेडिकल स्टेटस। आप साइयों की तरह वही डाइट चार्ट हर एक करना शुरू कर दे, तो यू माइट बी एबल टू शेड एंड लूज वेट फॉर अ small period of time, but you will never be able to achieve a healthy status. So अच्छा, वैसे डॉक्टर चावला एक बात बताएं, इस पे मुझे आपकी पिक्चर भी बड़ी अच्छी सामने लगी हुई है, वैसे भी मैं आपको देखती रहती हूँ। आपने अपना वेट कैसे मेंटेन किया हुआ है? I've been, working very hard on myself for the past 11 to 12 years. और जो भी लोग ये कहते हैं कि I don't work hard और नहीं मैं तो ऐसी ही हूँ, ये वो, and many of the people, who are blessed with a good metabolism. So the thing is that आपका बेशक मेटाबॉलिज्म अच्छा और आपको वेट पुट ऑन नहीं हो रहा, बड़ी अच्छी आपने बात की, मुझे एक और बात याद आ गई, you can never outburn a bad fat. You can never outburn a trans fat. अगर आपका मेटाबॉलिज्म तेज नहीं है ना, और आप मोटे नहीं होते हैं, नहीं होती हैं तले खा के कोक्स पी के, तो मैं आपको बता दूं कि ट्रांस फैट जो होता है ना, जब वो बॉडी में जाता है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम नहीं है। इनफैक्ट वो एंजाइम को एक बड़ी आसान लैंग्वेज में बात करूंगी, इम्पॉसिबल से स्ट्रक्चर में लॉक कर देता है और उस एंजाइम को डिसेबल कर देता है। वो आगे मजीद फैट को भी उस तरह से बर्न नहीं कर सकता, और ये ट्रांस फैट सारे आपकी वेसल वॉल्स में जाके उसके लिपिड, उसके फैट पे जाके अटैच होते हैं, मजीद रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी के सिग्नल का इंतजार करते हैं, इन्फ्लेमेशन का इंतजार करते हैं, और उसको जो है आपकी डिजीजेस को एग्रीवेट करते हैं। और अक्सर मैं ये कहती हूँ, नुसरत के जो पतले लोग हैं उनका फैटी लिवर ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि मोटे लोगों को तो नाम मिल जाता है ना अपनी बॉडी स्टेट से, पतले लोगों को पता ही नहीं लगता कि उनके साथ क्या हो रहा है, और वो इसी खुशी में रहते हैं कि हम खा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैंने अपने आप को कैसे मेंटेन किया हुआ है, आई ट्राई टू कीप माई स्ट्रेस लेवल्स टू मिनिमल, आई डोंट ट्राई टू फॉल इनटू सोशल नॉर्म्स। ये रातों को बेवजह देर तक जागना, वजह भी हूँ मैं तो। लास्ट मील आप कितने बजे खा लेती हैं? मैं 5 बजे खा लेती हूँ। 5 बजे? That is the normal way to go. हाँ, नहीं, that's very good, good to know. And then the next morning, और next morning कब आप शुरू करती हैं दोबारा?
जी मेरी मॉर्निंग जब शुरू होती है उस पर ये नॉर्मल हमारी आप लोग कहेंगे ये इस टाइम मेरी तो 3:30 बजे शुरू हो जाती है, लेकिन मैं अच्छा। आपको बता दूं कि सूरज से पहले उठने वालों के लिए इनाम है, और वो इनाम सेहत की सूरत में, इज्जत की सूरत में, दौलत की सूरत में, बेशक बेशक सूरत में, रूहानियत की सूरत में, किसी भी सूरत में मिल सकता है। तो ये जो मैं बातें, ये पूरा एक ज़ाब्ते हयात है। सही तो बात अल्लाह है। ताला चाहे सूरज से पहले उठो, लेकिन हम ये चीजें भूल तो गए फिर हैं। आप जब जल्दी सोती भी होंगी ना डॉक्टर चावला? हाँ। डेफिनेटली आई गो टू बेड एट 8:30 और 9। तो अच्छा। ये काफी जब आपकी जो सेहत होती है, जो मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, कामयाब और सेहतमंद आदमी हमेशा बदलिहाज होता है, और वो बदलिहाज बुरे वे में नहीं होता, वो बदलिहाज अच्छे असूलों को लेकर होता है। हाँ। हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली नुसरत डिनर पार्टीज होती, आपको इनविटेशन आएगा रात के 9 या 10 जी बजे के जी बाद। बिल्कुल बिल्कुल। यू विल नेवर स्पॉट मी इन एनी सोशल पार्टीज, यू विल नेवर एवर स्पॉट मी। उसकी रीजन यही है कि वो पार्टीज का टाइम ही गलत है, दिन का टाइम ही गलत है। तो ये याद रखिए, मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अपनी सेहत का ख्याल रखें। सेहतमंद और कामयाब बंदे से ना कोई नाराज होता है और ना उसके रिश्ते छूटते हैं। अपने आप को प्रायोरिटी बनाएं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच डॉक्टर चावला। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की और यहाँ पर जो खास तौर पे उन्होंने अपना रूटीन मेंटेन किया हुआ है। डॉक्टर अरीज, आपका क्या रूटीन है? मैं तो सुबह उठती हूँ नमाज के साथ, फिर बच्चों को स्कूल भेजती हूँ, मैं रात को सो जाती हूँ, 11 बजे तक सो जाती हूँ। बट डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात की, ये बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या आती है? अब हर एक का अपना एक होता है। मेरे पास पेशेंट अब हर तरह के आते हैं। माएँ जो आती हैं वो तो अगर 10 बजे सोना भी चाहें तो नहीं सो रही होती, किसी का छोटा बच्चा है, कोई 2 साल का है, कोई 1 साल का है, और बड़े बच्चे भी हैं, तो किसी ने पढ़ना है, किसी ने कुछ करना बहुत है। सारा है। फिर मेरे पास ऐसे भी आते हैं जो अब रात को जागते हैं, नाइट गार्ड्स जो हैं, या जिनका काम ऐसा है जिनको रात को जागना पड़ता है। आजकल ऑनलाइन क्योंकि काम है, तो कहीं किसी का बाहर से लिंक है तो वो रात को बैठ के लैपटॉप पे काम करते हैं। मैं अपने आप को ठीक कर सकती हूँ, मैं गाइड कर सकती हूँ पेशेंट को। बीइंग ए डाइट कंसल्टेंट, जो मेरी बहस होती है ना, बीइंग न्यूट्रिशनिस्ट थोड़ा डिफरेंट होता है। डाइट कंसल्टेंट डाइट डिज़ाइन करता है। आई डिज़ाइन है डाइट जो आप सुबह जितने बजे उठती हैं, रात को जितने बजे उठती हैं, आपको क्या क्या चीज़ अवेलेबल है अकॉर्डिंगली। अब मैं आपको ये कहूँगी नहीं क्योंकि मैं सुबह जो हूँ वो एग वाइट्स खाती हूँ तो आपने एग वाइट्स खाने, वो ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आपको एग से एलर्जी हो, फिर आपको एक सूट ना करते हो सकता है आपको एक पसंद ना हो, आपको उसकी स्मेल बुरी लगती हो। तो बीइंग थोड़ा सा ये होता है कि कस्टमाइज जो चीज़ होती है ना, वो आपको लेकर चलनी पड़ती है। हाँ, अंडरस्टैंडिंग कि आपको क्या चीज़ सूट कर रही है, उसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट के पास ज़रूर जाएं, वो आपको अच्छा गाइड ज़रूर करेगा और थोड़ा सा अपने अंदर चेंज लाने की कोशिश करें। लेकिन नॉट कि आपने सोचा कि मैं 2 दिन के अंदर 360 टर्न लूँगी और मैं सुबह 6 बजे उठूँगी, रात को 10, ऐसा नहीं होगा। बट इट टेक्स टाइम। जो करें वो फिर आप परसिस्टेंस के साथ करें, यानी फिर उसे आप कंटिन्यू रखें। ये नहीं करें कि 4 दिन किया। जिस तरह की आपकी लाइफ है उसको उसी तरीके से आप अपनी डाइट को अगर करेंगे ना और अपनी वो करेंगे तो आपकी बॉडी डिस्ट्रेस जल्दी होगी। अच्छा, एक ब्रेक आ गया है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो हम डॉक्टर अरीज से एक तो ये जो बॉडी कॉन्टोरिंग की डिफरेंट अब मशीन्स आ गई हैं, प्रोसीजर्स आ गए हैं, इस पे बात करेंगे। और साथ साथ आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, कोई सवाल इस हवाले से वो भी डॉक्टर साहिबा से कर सकते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। डॉक्टर अरीज हारून हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं फैट लॉस जो हमारे यहाँ हो सकता है मुख्तलिफ प्रोसीजर्स से। अच्छा, तो अब आप मुझे बताइए कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं, कौन कौन सी मशीन्स हैं, क्या कर सकते हैं, क्या लॉस होगा उसमें? देखो, प्रोसीजर्स बहुत सारे होते हैं। हम लोग इनको टारगेटेड या स्पॉट रिडक्शन कह सकते हैं क्योंकि एरिया वाइज जाते हैं। आपका ओवरऑल फैट नहीं जा रहा होता कि ऐसे कि मशीन में घुसे और दूसरी साइड से निकले, ऐसा नहीं है। टारगेटेड जो एरियाज होते हैं, नॉर्मली जो 90% पेशेंट्स होते हैं उनका सेंट्रल ओबेसिटी यानी टमी का फैट होता है जो वो तंग हो रहे होते हैं। फीमेल्स में थाइज भी है, फिर बैक पे आ जाता है, तो उसके लिए भी आते हैं। मशीन्स डिफरेंट टाइप के जो कॉमन यूज़ होती हैं उसमें एक तो फैट फ्रीजिंग होती है जिसमें हम फैट को फ्रीज़ करते हैं, फिर वो ब्रेक डाउन होता है, फिर वो प्रोसेस और लिम्फेटिक्स के थ्रू और ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू निकल जाता है। एक होती है जिसमें हम हाइफू का नाम बहुत सुना होगा, ठीक है, वो अल्ट्रासाउंड की वेव्स होती हैं, ठीक है, क्या बॉडी कैविटेशन आ रही है, 4D कैविटेशन कहते हैं, उसमें भी अल्ट्रासाउंड की वेव्स होती हैं, ठीक है। और एक होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी, वो भी वेव्स होती हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी की विच आर नॉट हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, ठीक है। अब रेडियो जो अल्ट्रासाउंड वेव्स हैं वो क्या करती है, उनकी डेप्थ इतनी की होती है कि वो आपके सबक्यूटेनियस फैट यानी कि जो हमारी स्किन के नीचे का जो फैट है उसको हिट करती हैं, ब्रेक डाउन करती हैं और वो फिर लिम्फेटिक्स के थ्रू ड्रेन होता है।
उसी के साथ अगर हम रेडियो फ्रीक्वेंसी ऐड कर देते हैं तो रेडियो फ्रीक्वेंसी क्या करती है, हमारी स्किन को अंदर जाके सेल्स को स्टिमुलेट करती है, कोलेजन बिल्ड करती है, हीट प्रोड्यूस करती है, उससे फैट भी थोड़ा जाता है और आपकी स्किन टाइट होना शुरू हो जाती है। तो जहाँ से आप फैट लूज करेंगे स्किन लूज नहीं होगी आपकी। मैं अभी कर रही हूँ प्रोसीजर्स, मैंने सारे किए, इवन लाइपोलाइटिक इंजेक्शंस आ रहे हैं, यानी कि उसमें होता है कि एक आपका एंजाइम टाइप का होता है जो फैट को ब्रेक डाउन करता है, वो हम इंजेक्ट करते हैं डायरेक्ट इनटू द सेल, स्किन के नीचे फैट के अंदर। वो लगते हैं मल्टीपल एरियाज पे लगते हैं, जैसे अगर किसी का इतना एरिया तो हम उसमें मल्टीपल इंजेक्शंस लगा देंगे, वो डायरेक्ट फैट को वहाँ से डिसॉल्व करते हैं और फिर वही आपकी सर्कुलेशन एंड लिम्फेटिक्स के थ्रू निकल जाता है फैट। अब होता क्या है कि सारे प्रोसीजर्स हम करते हैं, रिजल्ट्स आते हैं सबके, लेकिन सबसे अच्छा जो मैंने रिजल्ट देखा है अपनी प्रैक्टिस में ना, वो बॉडी कैविटेशन का है। ओके, इस पे बात करते हैं कॉलर के बाद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये कि हमारे घर में एक पेशेंट है जो कि पॉलीन्यूरोपैथी के पेशेंट हैं। उनकी नर्व्स और मसल जिसमें डैमेज हो जाती है इस मर्ज में, तो उसके लिए कुछ डाइट कंफर्म करना चाह रहे हैं, क्या उनको डाइट में दिया जाए? क्योंकि अगर वो कुछ खाते आमिर साहब दोबारा बताइए किस चीज के पेशेंट है? पॉलीन्यूरोपैथी एक डिजीज है जिसमें आपकी मसल, हाँ ठीक है, सही है, ठीक है, आपके मसल और नर्व डैमेज हो जाते हैं, तो उसके लिए डाइट कंफर्म करना चाह रहे थे, क्योंकि अभी वो कुछ खाते हैं तो उनको वोमिट हो जाती है। तो उनके लिए कोई डाइट प्लान अगर आप इसके साथ कोई और उनको कोई कोमॉर्बिड्स तो नहीं है, कोई डायबिटीज या ब्लड प्रेशर का तो कोई मेडिसिन? नहीं, डायबिटिक नहीं है, अलबत्ता उनका सी रिएक्टिव प्रोटीन है जो कि वो भी थोड़ा हाई है उनका, तो उसके लिए भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, ऑन एयर आपको बता दें। थैंक यू सो मच जी। बेसिकली जितनी भी न्यूरोपैथीज होती हैं ना, उसमें हम लोगों को बी कॉम्प्लेक्सेस एडवाइस करते हैं, क्योंकि वो हमारी नर्व्स की जो नर्व्स होती हैं उनकी हेल्थ उनको इम्प्रूव करती हैं। जितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है बेसिकली वो जाके प्ले करेंगे। तो विटामिन बी जो है अल्लाह ताला की, आप देखें शान हर चीज़, हर सब्ज़ी में, हर फल में आपको कोई ना कोई विटामिन बी भी मिल जाएगी और विटामिन सी भी मिल जाएगी और जिंक भी मिल जाएगा, जो 3 इंपॉर्टेंट आपके कॉम्पोनेंट्स हैं। हर सब्जी हर फल में है। बाकी जो B12 है वो सिर्फ आपको मीट में और डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलता है। तो B12 के लिए आप मीट का कंटेंट लिए बिल्कुल सिंपल सा रूल होता है, कोई भी बंदा हो, इतनी जो होती है ना सर्विंग, जो आपका पाम साइज़ होता है, वो हर बंदे की रिक्वायरमेंट है मीट की। तो अगर कोई और प्रॉब्लम नहीं है, कोई यूरिक एसिड का इशू नहीं है, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि न्यूरोपैथीज नॉर्मली डायबिटिक पेशेंट्स को बहुत होती हैं। ठीक है। तो अगर कोई और इशू नहीं है, कोई डॉक्टर ने कोई और चीज़ एडवाइस नहीं की हुई, तो इतना मीट का पीस डेली, रेड मीट का जो मैं बात कर रही हूँ, या सी फूड का, फिश का, क्योंकि उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट मेगा फैटी एसिड्स होते हैं। अच्छा, हमें ज़रूरत उतनी है जितना हमारा पाम है। ये रिक्वायरमेंट आपकी डेली, ठीक है। ये आप अपना रख रहे हैं। हम लोगों का ये सर्विंग साइज होता है मीट का। आप कोई भी अगर अपनी प्लेट भी बनाते हैं तो आप अगर 3 हिस्से करें, आप इतना इतना लेंगे तो आपकी जो कार्ब्स की, फैट्स की और प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। तो आपने ये रखना है अपना सर्विंग साइज। आप मीट डेली इतनी की ले लें, डेयरी प्रोडक्ट्स लें, बाकी सब्जियां, फ्रूट जो सीजन के हिसाब से हैं वो सारी ले सकते हैं। सब इसी में इसी तरह देखो, क्योंकि आपको ऑल बी कॉम्प्लेक्सेस जिसमें B6, B12 और B5 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो अगर, और फॉलिक एसिड भी चाहिए, B9 जो होता है, तो आपने जो ये सारी चीज़ें हैं ये आपको डिफरेंट सब्जियों में मिलती हैं। अब मैं जैसे फिक्स कर दूं कि आपने पपीता खाया तो आपको फॉलिक एसिड बड़ा अच्छा मिल जाएगा, जिंक बड़ा अच्छा मिल जाएगा, या आपने रेड मीट खाया तो B12, लेकिन क्योंकि उनकी ऑन गोइंग प्रोसेस है और अब इस वक्त मुझे क्योंकि उनका स्टेटस नहीं पता कि वो किस लेवल पे, उनका HB कितना है या उनका न्यूट्रिएंट्स कितने, चेक होते हैं सारे न्यूट्रिएंट्स सीरम में, तो आप सारी चीज़ें उनकी डाइट में थोड़ी थोड़ी इंक्लूड रखेंगे। ठीक है। और पाम साइज रखें। पाम साइज जो है वो मीट का, रेड मीट का होता है फिक्स्ड। एक ये होता है इसलिए कि रेड मीट जो होते हैं उसमें ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने का, यूरिक एसिड बढ़ने का खतरा होता है ना लोगों का, तो हम इतना फिक्स कर देते हैं जिससे कोई हार्मफुल इफेक्ट्स ना हो। अच्छा, बाकी ये बता दीजिए, बाकी जो आप वो प्रोसीजर का, कैविटेशन का बता रही थी, वो क्या है? कैविटेशन जो है बेसिकली एक हमारे पास मशीन होती है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप के प्रोब्स होते हैं, उसके पार्ट्स होते हैं, उसमें आप सक्शन करते हैं। सक्शन से ये होता है कि फ़ैट आपका सॉफ्ट हो जाता है। जो हमारे बने होते हैं ना कि फ़ैट जैसे कहीं फिक्स्ड हुआ हुआ है, हार्ड हुआ है, वो सॉफ्ट हो जाता है। फिर कैविटेशन का एक प्रोब होता है जिसमें अल्ट्रासाउंड की वेव्स होती हैं। वो अल्ट्रासाउंड की वेव्स, उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी होती है कि वो नीचे जाके सिर्फ आपके सबक्यूटेनियस फैट पे हिट करता है, ऑर्गन्स पे नहीं जाता, बोन्स पे नहीं जाता। और इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ा फैट होना ज़रूरी है। आप बिल्कुल लीन पेशेंट पे नहीं करेंगे, कार्डिक पेशेंट्स पे नहीं करते, जो जिनका कोई एरिथमियास का, हार्ट का कोई इशू होता है। ऑफ कोर्स प्रेग्नेंट फीमेल्स को नहीं करते, जिनके मंथली साइकिल्स आए हैं उनको कहते हैं कि आफ्टर दैट आप आए। तो आपने जो नॉर्मल पेशेंट है, आपने हिस्ट्री ली, स्किन का कोई इशू नहीं होनी चाहिए, स्किन क्लियर होनी चाहिए ताकि स्प्रेड ना हो इन्फेक्शन। आपने पेशेंट को जब करा कैविटेशन पे, पहले सक्शन सॉफ्ट किया, फिर कैविटेशन की, फैट ब्रेक डाउन हो गया। उसका फिर तीसरा प्रोब होता है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी का होता है। वो उसी वक्त हीट प्रोड्यूस करता है, आपको पेशेंट को बाकायदा फील होता है कि हीट आ रही है, और वो स्किन टाइट करता है।
नॉर्मली एक सिटिंग में आप 1 इंच से लेकर 1 इंच की बात करें सेंटीमीटर के, नहीं 1 इंच से लेकर 1.5 इंचेस का डिफरेंस आता है। हम 3 जगह पे रीडिंग लेते हैं, ठीक है। पेट को अगर आप डिवाइड करें, एक सेंटर होता है, एक ऊपर नीचे उसके करते हैं, तो आपका जो सेंटर पोर्शन है उसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंस आता है हमेशा। बाकी भी आता है लेकिन जो मेन मेजर एरिया होता है हमारा वो कवर हो जाता है। आता है। राइट, कॉलर एक और है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग शाजिया, कैसी हैं आप? मैं बस ठीक हूँ, थोड़ा गला खराब है, बच्चे के फाइनल्स हो रहे हैं तो इसलिए गला खराब हो गया। आई नो हाँ जी बिल्कुल, आजकल हर जगह फाइनल का फिल्म चल रहा है। मेरा एक सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपने सहर चावला से किया, मैं आपसे करना चाहती हूँ कि मैं थ्रू आउट जो आपको देख रही हूँ आपके करियर में शुरू से लेकर अब तक, आप क्या करती हैं अपने आप को फिट रखने के लिए, नंबर 1। और नंबर 2 मेरा अरीज से सवाल है कि डॉक्टर अरीज से कि आफ्टर 40 ईयर, जैसे मेरी मदर है या ग्रैंड मदर है, उनका मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट नहीं रहता, फिर उनकी एक्टिविटीज भी इतनी ज्यादा नहीं होती, वो एक्सरसाइज भी नहीं कर पाती, थोड़ा बहुत वॉक कर ली, सब कुछ। उनके लिए क्या डाइट होनी चाहिए कि उनका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो, जो ऐसा चीज जो वो यूज करें तो उनको ऐसा इतना वर्कआउट ना करना पड़े, लेकिन डाइट में ऐसी चीजें लें कि वो मेटाबॉलिज्म को फास्ट करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू शाजिया जी। अच्छा देखो, एज के साथ वैसे ही मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है ना, वो तो अंडरस्टूड है, फीमेल्स का होता है। अब हम लोगों को मेटाबॉलिज्म के लिए सिर्फ एक्सरसाइज जो है ना वो 20% रोल प्ले करती है। आप कोई भी वर्कआउट करें, वॉक करें, सर्कुलेशन अच्छी होती है आपकी, लेकिन एक्सरसाइज के साथ भी है कि टारगेट हार्ट रेट आप अचीव करेंगे तो आप फैट बर्न करेंगे, वरना आप सारा दिन चक्कर लगाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। तो आपने टारगेट हार्ट रेट तो आफ्टर 50 तो वैसे ही अचीव करना थोड़ा सा, अगर आपने डेली की रिक्वायरमेंट अपनी नहीं पूरी की हुई तो वो आपको मुश्किल लगता है अचीव करना। तो ऐसे लोग जो एजेड होते हैं या हमारे घर में जो बुजुर्ग होते हैं, उनको हम कहते हैं कि आप 3-4 वाइटामिन अपनी डाइट में रखें, जिसमें विटामिन डी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, जिंक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में ये आ जाता है, और B12 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, B6 का है कि आपकी गट की वर्किंग अच्छी कराए। तो अगर आप ये चीज़ें रखेंगे ना तो नेचुरली आपकी बॉडी की वर्किंग अच्छी होगी। जिंक में इसलिए फोकस कर रही हूँ कि वो माइक्रो न्यूट्रिएंट है या वो मिनरल है जो हमारे हार्मोन्स को भी रेगुलेट करता है। तो अगर आपके हार्मोन्स अच्छे वर्क करेंगे, आप किसी भी एज पे होंगे तो आपकी बॉडी की वर्किंग बेहतर वाले, अगर आप ग्रुप निकालेंगे तो जो आपके अच्छे वाले ग्रुप में आपका नाम आ जाएगा, फिर आप उस टॉप वाली लिस्ट पे आ जाएंगे कि अगर आपने अपने न्यूट्रिएंट्स अच्छे रखे होंगे। ठीक है, सो विद दैट हमारा टाइम खत्म हो रहा है। मैं जल्दी से शाजिया को बता दूं। शाजिया, सबसे पहले तो बस अल्लाह का करम है जो सबसे बड़ी बात है, और उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि मुझे ये लगता है कि मैं जल्दी सोती हूँ और जल्दी उठती हूँ अपने प्रोफेशन में भी, और वैसे भी बचपन से ही मेरे अम्मी अब्बू ने बड़ी आदत डाली थी कि 9-10 बजे हमारी हद हो जाती थी। सो 10 बजे हम सो जाते थे, सुबह जल्दी उठते थे, और वही रूटीन रहा, वही अभी भी इसी तरह ही है कि जल्दी सोती हूँ। बाकी मैं पैचेस में करती हूँ चीज़ें, जैसे कोई वक्त ज़माना मेरी ज़िंदगी का ऐसा होता है जब मैं बड़ी एक्सरसाइजेस कर रही होती हूँ और बड़ा ख्याल रखती हूँ खाने पीने का। कोई दौर ऐसा होता है जिसमें मैं कुछ भी नहीं कर रही होती हूँ, कोई दौर ऐसा होता है जिसमें मैं कोई चीज़ यूज़ कर रही होती हूँ। मैं कोई ऐसी पर्टिकुलर नाइट क्रीम यूज़ नहीं करती हूँ और पर्टिकुलर कोई कॉस्मेटिक वाली चीज़ें वैसी यूज़ नहीं करती हूँ, बहुत प्रोसीजर्स नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ कोशिश करती रहती हूँ। और एक चीज़ सिर्फ मुझे कहनी है, फिर आप बताइएगा आपको क्या लगता है, कि मुझे ये लगता है कि मैं अपने आप को लूज़ ना करूँ, मैं वक्त के साथ वो ना हो जाऊँ जो मैं नहीं हूँ। तो मैं अपना आप फील करना चाहती हूँ और उसके लिए मैं कोशिश करती रहती हूँ। मुझे लगता है आप खुश रहती हैं, बहुत ज़्यादा खुश भी रहती, छोटी छोटी चीज़ों में नहीं। मैंने आपको जब से देखा है ना, अच्छा, ज्यादातर लोग you're very ठीक है, काम टाइप की, जैसे स्ट्रेस होता है, लेकिन हाँ आई एंजॉय आल्सो इन माय लाइफ। हाँ, तो वो चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप थोड़ा सा काम रहें, अपने आप को इन कंट्रोल रखें उसमें। और बहुत सारी और चीज़ें होती हैं जो आपके घर वालों की सपोर्ट होती है, दीगर चीज़ें होती हैं जो बहुत सारे आपके हिस्से के काम है, या जो आपको स्पेस चाहिए अपने लिए, वॉक करने जाना है, एक्सरसाइज करनी है, दीगर करनी है, तो वो सब चीज़ें भी आई थिंक मिल मिला के ये सब हो जाता है। थैंक यू सो मच अरीश, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ रहते हैं, और यहाँ पर हम आपसे विदा लेते हैं। कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।